आज से हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स और ये है 6th क्लास के सिविक्स। तो चलिए फटाफट से इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है, और कैसे इसी डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहां से जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इसके 2-3 पेजेस तक इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है। ठीक है, तो आपको वो स्टोरी पढ़नी है। स्टोरी में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा इजी है, उससे एग्जाम में प्लस कुछ आने वाला भी नहीं है, इसलिए भी तो थोड़ा टाइम बचाते हुए हम सीधा मेन चीज पर जाते हैं जहां से एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देखिए, ये है 7th पेज और यहां से हमारा चैप्टर मेन स्टार्ट होता है। डाइवर्सिटी इन इंडिया। एक्चुअली में डाइवर्सिटी है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर डाइवर्सिटी का मीनिंग दिया हुआ है कि कैसी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे कि सब लोगों का खाने पीने का तरीका अलग है, फूड वैरायटी अलग है, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं और सब लोग डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सभी का धर्म अलग है, सभी का खाना पीना, रहना, ओढ़ना, पहनना सब कुछ अलग है। तो ये है डाइवर्सिटी इन इंडिया। और अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो देखिए, हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, सभी में डिफरेंसेस हैं, सोचने समझने के जो थॉट प्रोसेस हैं वो भी अलग हैं, है ना, जो उनकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो भी अलग है। तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि हर इंसान अलग है। किसके हिसाब से? अपनी रेस के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इवन दो एज, फिजिकल एबिलिटीज, रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटिकल बिलीफ, आइडियोलॉजीज, सबकी डिफरेंट है। तो जिसको हम इसमें ना मैंने सारे एस्पेक्ट डाल दिए हैं कि किन किन चीजों में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे, आप अपने पेरेंट्स से भी मैच नहीं करते हो थॉट प्रोसेस में, है ना, आप अपने आस पड़ोस से भी मैच नहीं करते हो थॉट प्रोसेस में। तो ये होता है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में डाइवर्सिटी का मीनिंग ये है। नेक्स्ट है, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर एरोप्लेन, बस, कार, ट्रेन ये तो हुआ नहीं करती थी। तो लोग कैसे जाया करते थे ट्रैवल करके? लोग ट्रैवल करते थे या तो शिप से, या हॉर्सेस से, या कैमल से, या फिर पैदल जाया करते थे। ठीक है, एक बार इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे ये जो 2 बॉक्सेस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इनको कर लेते हैं। देखिए, झारखंड में जो आदिवासी रहते हैं वो एक दूसरे को जोहार बोलते हैं जब वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब पहले तो ग्रीट का मतलब समझिए, ग्रीट क्या होता है। देखिए, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग कहते हैं, रात को सोते हैं तो गुड नाइट कहते हैं, है ना। और हमारे नॉर्थ इंडिया में जब बड़े लोग आते हैं घर पे या बड़े जो भी होते हैं, हम उनको कैसे बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं प्रणाम, नमस्ते, है ना। देखिए, हर एक का साउथ का अलग रिचुअल होगा और नॉर्दर्न पार्ट का अलग रिचुअल है, ईस्टर्न पार्ट का अलग रिचुअल है, वेस्टर्न पार्ट का अलग रिचुअल है। तो सभी के विशिंग करने का या फिर ग्रीट करने का तरीका अलग है। तो इसी तरीके से झारखंड में जो रहने वाले आदिवासी जब वो कहते हैं जोहार। अब ये वर्ड जो है जोहार, इसी का आपको सीटेट में एक वर्ड और देखने को मिल सकता है, जुहार। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये जोहार एंड जोहार दोनों बिल्कुल सेम है, राइट। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट करते हैं, इन मणिपुर वुमेन वियर फैनिक। अब देखिए, लोग जो हैं, अगर हम रीजन टू रीजन बात करें तो लोगों के पहनने का, ओढ़ने का तरीका सब कुछ अलग है। जब खान पान में, प्रोफेशंस में सब अलग हैं, तो ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लोथिंग भी सबका अलग ही है। जैसे कि राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, फिर हम सदर्न पार्ट की बात करें, साउथ इंडियंस की बात करें, तो सबका अलग अलग तरीका है पहनने का। तो उसी तरीके से जो मणिपुर है वहां की लेडीज फैनिक पहनती है। तो मैं उसका आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आप लोग समझ पाए और आपको याद भी हो जाए। तो ये देखिए, ये है इनकी पिक्चर। तो ये होता है फैनिक। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नीचे। देखिए, अभी हम लास्ट पेज पे क्या पढ़ रहे थे कि 200 साल पहले ना तो कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज थी, तो लोग कैसे जाया करते थे? लोग कैमल्स, हॉर्सेस या फिर शिप्स या फिर पैदल ऐसे जाया करते थे। ये जाया क्यों करते थे? ये लैंड की सर्च में जाया करते थे ताकि ये न्यू प्लेसेस देखे और वहां पर सेटल डाउन हो सके, या फिर लोग ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे क्योंकि पैसा भी तो कमाना था ना। एंड इनको बहुत टाइम भी लगा करता था ट्रेवलिंग में।
तो जब इनको प्लेस कोई मिल जाया करता था तो कुछ लोग वहां पर रहने लग जाया करते थे, और कुछ लोग क्या है थोड़े टाइम के लिए रहते थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा दिनों के लिए रहने लग जाते थे। कुछ लोगों ने घर छोड़ दिए थे, क्यों? क्योंकि वहां पर जो बाढ़ आ गई थी, सूखा आ गया था। कुछ लोगों ने घर छोड़ा वर्क की वजह से, उनको जॉब चाहिए थी, और कुछ लोगों ने घर छोड़ा वॉर की वजह से, क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहे थे। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर लोग सेटल डाउन होने लगे, तो सब लोग अपना कल्चर दूसरे प्लेसेस पे ले जाते थे। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडियंस की बात करें, नॉर्थ इंडियंस अगर साउथ इंडिया जाएंगे तो वहां पर जाएंगे तो वो अपना कल्चर साथ में लेके जा रहे हैं ना, तो फिर वहां पर जब वो रहेंगे उनका कल्चर भी वो अडेप्ट करेंगे, खुद का उनका भी कल्चर रहेगा, तो कुछ नया मिक्स होके निकल जाता है। तो ऐसे ही यही है कि जब लोग यहाँ से वहां जाते हैं तो लोगों के जो कल्चर हैं, लोगों के जो फूड है, जो लैंग्वेज है, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। और इस इंटरमिक्स होने की वजह से, कल्चर के इंटरमिक्स होने की वजह से कुछ नया और कुछ डिफरेंट निकल के आता है, और जिससे क्या हो जाता है, डाइवर्सिटी होती है। यही तो डाइवर्सिटी होती है, सबकी अंदर विविधता। अब जो ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इनकी वजह से ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लस क्या होता है कि हेल्प करते हैं लाइफ को एंड कल्चर को शेप करने में। और लोगों के जो डाइवर्सिटी है ये क्यों है? क्योंकि सभी की जो हिस्ट्री है वो अलग रही है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब जो लोग सी एरिया में रहते हैं उन लोगों का रहना सहना खाना पीना बिल्कुल अलग है जो माउंटेनियस एरिया में रहते हैं। तो दोनों के जो डिफरेंसेस है वो किसके बेसिस पर हैं? वो ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पर है कि वो रहते कहाँ पर है, किस एरिया में रहते हैं, वहां पर टेम्परेचर कैसा है ना, नेचर की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, लोगों के क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट से डिफरेंट नहीं है, बल्कि काम करने का तरीका भी अलग है। अब एक कंपैरिजन लेके चलें गांव का और शहरों का। गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो खुद ही फूड को और खुद ही ग्रेन को, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फिर उन्हीं को इनटेक भी करते हैं, है ना, या फिर वो बाहर बेचते हैं, अपना काम चलाते हैं उनसे। लेकिन अगर हम सिटीज की बात करें तो सिटीज में रहने वाले जो लोग हैं, दे सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स। वो खुद वेजिटेबल्स जो है, कोई कोई लोग होते हैं जो ग्रो करते हैं। जैसे अगर हम 100% का रेशियो लेके चले तो आपको 5 या 10% लोग ही ऐसे मिलेंगे। अदरवाइज जो रेस्ट पीपल हैं वो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? वो मार्केट प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। मार्केट जाते हैं, फूड खरीदते हैं, अदर चीजें खरीदते हैं जो उनको जरूरत होती है। अब यहाँ पर बॉक्सेस में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो डिपेंडेंट रहती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। जैसे कि आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उस स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे हिंदू बॉय स्कूल जाता है और मुस्लिम बॉय अखबार बेचता है, उनकी डाइवर्सिटी दिखाई गई है। प्लस ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो मुस्लिम बॉय है जहां पर उसकी मदर रहती है मेरठ में, तो वहां पर कितने रायोट्स होते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो कितने मारे जाते हैं, है ना, और बहुत सारे अदर लोग भी मारे जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें भी दिखाई गई हैं कि मतलब जो डाइवर्सिटी है ना वो रिलीजन के बेसिस पर भी होती है। प्लस डाइवर्सिटी हिस्टोरिकल बेसिस पर भी होती है, क्योंकि हर एरिया की हिस्ट्री अलग रही है, अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स आए हैं। प्लस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर भी डाइवर्सिटी डिपेंड होती है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया से क्या होता है, लोगों के खाने पीने रहने सहने का तरीका अलग होता है। अगर आप कोस्टल एरियाज पर रहने वाले लोगों की बात करेंगे तो उन लोगों के खाने पीने पहनने का तरीका अलग है। अगर आप डिफरेंस लेके चलेंगे माउंटेनियस एरिया में रहने वाले लोगों के साथ, तो दोनों का कल्चरल डिफरेंस भी लाइक आपको अलग दिखेगा, बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। तो इससे जो है डाइवर्सिटी होती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि आप केरला एंड लद्दाख को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर रहने वाले लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या वर्क करते हैं, इनसे डाइवर्सिटी का पता चलता है। नेक्स्ट इस बॉक्स पर चलते हैं। ये बहुत बड़ा एक बॉक्स दिया हुआ है लद्दाख का, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। जो लद्दाख है ये डेजर्ट एरिया है माउंटेन में, और ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के ये ईस्टर्न पार्ट में, इस बात पर मैंने जोर इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहाँ पर लोकेट है लद्दाख। ये लोकेट है जो जम्मू कश्मीर है उसके ईस्टर्न पार्ट में। अब जो लद्दाख है यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ही रिसीव नहीं होती है इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पर साल का बहुत सारा समय, बहुत सारा महीना जो है वो स्नो में ही निकल जाता है, क्योंकि ये एरिया जो है, ये रीजन जो है, ये स्नो से कवर रहता है। अब यहाँ पर रहने वाले लोग पानी पीने के लिए क्या करते हैं, समर्स के टाइम पर जो स्नो है उसको मेल्ट करते हैं, फिर उस पानी को स्टोर करके रखते हैं जो उनके पीने के काम आता है।
यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो शीप जो है उनका पालन करते हैं, पशुपालन होता है ना, जैसे हर एक का ऑक्यूपेशन अलग होता है, तो यहाँ पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, ये पशु पालते हैं, जिसमें ये शीप को पालते हैं। अदर भी एनिमल्स को ये पालते हैं, उनकी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर शीप को ये पालते हैं। इन शीप से इनको क्या मिलता है, पाशमीना वूल मिलता है। अब जो ये शीप है ये पाशमीना वूल प्रोड्यूस करती हैं। इन पाशमीना वूल की वजह से इनका घर चलता है, इनके पास पैसे आते हैं। एक्चुअली अगर हम पाशमीना वूल की बात करें तो पाशमीना वूल काफी प्राइस्ड होती है, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, लद्दाख वाले लोग जो होते हैं ये शीप से केयरफुली पाशमीना वूल जो है वो कलेक्ट करते हैं, फिर बाद में ये ट्रेडर्स को बेच देते हैं। अब जो ये ट्रेडर्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ट्रेडर्स हैं कश्मीर से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कश्मीर के ट्रेडर्स को ये पाशमीना वूल बेच देते हैं और फिर जो कश्मीर वाले ट्रेडर्स हैं इनको वूव करते हैं, फिर आगे इनको बेच देते हैं, वो भी मतलब शॉल बनाकर, वो पाशमीना शॉल बनाकर वो आगे बेच देते हैं। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन में मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन आ गया कि पाशमीना शॉल कहाँ पर वूव की जाती है, तो बच्चे सोचते हैं कि लद्दाख में रहने वाले लोग क्या करते हैं, वो शीप पालते हैं, फिर इन शीप से वो पाशमीना वूल जो है कलेक्ट करते हैं। अब वो ये ध्यान नहीं देते कि जो वूल कलेक्ट करके वो बेचते कश्मीर ट्रेडर को है, फिर वो कश्मीर ट्रेडर ही इन वूल से शॉल बनाते हैं। तो इसलिए बच्चे कंफ्यूजन में लद्दाख लिख के आ जाते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पाशमीना वूल है या जो पाशमीना शॉल है वो कहां पर वूव की जाती है, कहां पर बुनाई होती है पाशमीना शॉल की, तो आप लिख के आएंगे कश्मीर। और अगर ये पूछा जाए कि पाशमीना वूल कहां से कलेक्ट की जाती है, वो होगी लद्दाख से। आ गई बात समझ में, इन दोनों का डिफरेंस आपको जानना जरूरी था। अब जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो क्या खाते हैं, मीट एंड ये कुछ मिल्क प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, जैसे कि चीज एंड बटर। अब यहाँ पर रहने वाले लोग किन किन पशुओं को पालते हैं, शीप तो हमने पढ़ ही लिया है जिनसे ये पाशमीना वूल कलेक्ट करते हैं। अदर एनिमल्स कौन से हैं, गोट्स, काउज एंड जॉस। अब ये जो जॉस है ये एक्चुअली में होती है एक याक काउ, ठीक है। अब इनके भी नाम आपको पता होने चाहिए। अब एक चीज और है कि जो ये लद्दाख है ये है तो डेजर्ट पार्ट, लेकिन ऐसे लगता है कि इस डेजर्ट पार्ट ने ट्रेडर्स को अट्रैक्ट ही नहीं किया होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रेडर्स आए हैं। अब यहाँ से जो ट्रेडर्स आते थे ना वो एक्चुअली में ना यहाँ से जो रूट्स है ना, रूट्स पास हुआ करती थी, मतलब अपने रूट बनाया करते थे और डिफरेंट एरियाज में जाया करते थे। तो जो ट्रेडर्स होते थे वो कौन से थे, कैरावेंस होते थे। अब जो कैरावेंस अपने साथ ना कुछ चीजें कैरी करके लेके जाया करते थे, तो ये यहाँ से जाया करते थे ट्रेवल करके उस एरिया में जिस एरिया को आज के टाइम पर तिब्बत कहा जाता है। और ये अपने साथ क्या कैरी करते थे, ये कैरी किया करते थे टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। अब जो ये बताया गया है कि ये कैरावेंस अपने साथ क्या क्या कैरी करते थे ये भी आपको पता होना चाहिए, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तिब्बत में बुद्धिज्म कैसे आया, देखिए एक्चुअली लद्दाख से ही एक रूट पास होकर जाता था उस एरिया पे जिसे हम आज के टाइम पर तिब्बत कहते हैं। तो जो बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाले लोग थे वो लद्दाख से कहाँ गए, तिब्बत गए। तो उससे क्या हुआ, वहां पर बुद्धिज्म का जो रिलीजन है वो प्रैक्टिस होने लगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तिब्बत में बुद्धिज्म आया वो कहाँ से आया, वाया लद्दाख, लद्दाख से होकर आए थे। साथ ही साथ लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर इस्लाम 400 साल पहले ही शुरू हो चुका था, इस्लाम का जो रिलीजन था 400 साल पहले ही वहां पर शुरू हो चुका था। और अब अगर देखा जाए तो वहां पर अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है। लद्दाख में ना ओरल ट्रेडिशंस हैं, सॉन्ग्स के एंड पोएम्स के। ओरल ट्रेडिशन का मतलब है गाकर सुनाना या गा कर उनको एंजॉय करना, तो वहां पर ओरल ट्रेडिशंस हैं। अच्छा, जो तिब्बत है ना इनका एक नेशनल एपिक है केसर सागा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। इनका जो नेशनल एपिक है केसर सागा, इसको भी ये ओरली परफॉर्म करते हैं गाकर। और मुस्लिम और जो बुद्धिस्ट हैं, जो वहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो मुस्लिम्स की एंड बुद्धिस्ट को जो फॉलो करते हैं उनकी है, तो वो केसर सागा को गा कर परफॉर्म करते हैं। और केसर सागर क्या है, केसर सागा तिब्बतन का नेशनल एपिक है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे नेशनल एपिक है रामायण, महाभारत, है ना, तो इन लोगों का है केसर सागा।
और इसको दो रिलीजन के लोग गाकर परफॉर्म करते हैं, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। आगे केरला की बात कर लेते हैं। अब अगर केरला की बात करें, ये इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है और ये दो चीजों से सराउंडेड है। एक जगह से तो है ये सी से सराउंडेड और एक जगह से है हिल से सराउंडेड, मतलब इसके एक पार्ट पर है सी और दूसरे पार्ट पर है हिल्स। और यहाँ पर जो स्पाइसेस ग्रो होती हैं वो है पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम्स। अब ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी जो स्पाइसेस हैं वो यहाँ पर ग्रो होती हैं, पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम्स। और इंपॉर्टेंट बात एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हीं स्पाइसेस की वजह से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स आए थे और इन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया इन स्पाइसेस में, पेपर, क्लोव एंड कार्डेमम्स, जो कहाँ पर ग्रो होती है, केरला में। ठीक है, अब जो यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रेडर्स आए थे वो थे जूइश एंड अरब ट्रेडर्स, जो यहाँ पर किस वजह से आए थे, इन स्पाइसेस की वजह से आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, जिनका नाम है सेंट थॉमस। ऐसा कहा जाता है कि जो सेंट थॉमस है, जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर रहे हैं, वो इंडिया आए थे कुछ 2000 साल पहले। और ये भी कहा जाता है कि आज के टाइम पर इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है या इस धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, इसका क्रेडिट किनको जाता है, सेंट थॉमस को जाता है, जो कि क्राइस्ट के फॉलोअर रहे हैं। क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे तो अपने साथ क्रिश्चियनिटी भी लेकर आए थे। अब यहाँ पर जो भी अरब ट्रेडर्स आए वो यहाँ पर सेटल डाउन हो गए थे। जैसे कि इब्न बतूता जब यहाँ पर आए, इन्होंने एक ट्रेवलॉग लिखा और जब इन्होंने ट्रेवलॉग लिखा वो किस कम्युनिटी के बारे में लिखा, उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में लिखा। इस ट्रेवलॉग में इन्होंने मुस्लिम की लाइफ को डिस्क्राइब किया है, प्लस इन्होंने कहा कि जो ये कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, ये हाईली रिस्पेक्टेड है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि वो कौन थे जो यहाँ पर आए अरब ट्रेडर्स जिन्होंने ट्रेवलॉग लिखा, वो थे इब्न बतूता। और उन्होंने किनकी लाइफ के बारे में लिखा है, मुस्लिम्स के बारे में इन्होंने अपने ट्रेवलॉग में लिखा है। और किस कम्युनिटी को इन्होंने हाईली रिस्पेक्टेड कहा है, वो कहा है इन्होंने मुस्लिम्स को। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टुगीज जो है, इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया इंडिया तक आने का, कहां से, यूरोप से। अब जो वास्को डी गामा थे जब यहां पर आए थे, उन्होंने अपनी शिप यहां पर लैंड की थी, दैट मीन्स यहां पर उन्होंने सी रूट ढूंढ निकाला था इंडिया आने का। अब यहाँ केरला में इतने हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सभी धर्म के लोग यहाँ पर, इनको फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर जो फिशिंग नेट यूज की जाती है जिसमें फिश को कैच करते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है चाइनीज फिशिंग नेट से, जिसे क्या कहा जाता है, चीना वाला। इवन दो जो यूटेंसिल है जिसमें चीजें फ्राई की जाती हैं, उसे कहा जाता है चीना चट्टी। ऐसा कहा जाता है जो ये वर्ड है ना चीन, ये कहां से आया है, ये आया है चाइना से। और जो ये लैंड है यहाँ की केरला की, इतनी फर्टाइल है और यहाँ का क्लाइमेट इतना सूटेबल है कि यहाँ पर राइस ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, इनका ये मेन फूड है। तो मेन फूड में आप कहेंगे इसमें राइस एंड फिश। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्चुअली जो केरला है, लद्दाख है, ये ज्योग्राफिकल फीचर से तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल फीचर से बात करें तो दोनों का कल्चरल इन्फ्लुएंस बिल्कुल सेम है। देखिए जो केरला है एंड लद्दाख है, ये दोनों ज्योग्राफिकल फीचर से तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन अगर हिस्टोरिकल फीचर्स की बात करें तो इनका कल्चरल इन्फ्लुएंस बिल्कुल सेम रहा है, क्योंकि दोनों रीजन्स को किसने इन्फ्लुएंस किया है, चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स ने। अब यहाँ पर चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स जो थे, उनका यहाँ पर अट्रैक्शन कैसे आया, जैसे कि केरला से वो अट्रैक्टेड इसलिए हुए क्योंकि वहां पर स्पाइसेस की कल्टीवेशन होती है, और लद्दाख से इसलिए क्योंकि वहां पर पाशमीना वूल मिलती है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो ये डाइवर्स कल्चर है जिसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, ये पास्ट में ही नहीं बल्कि अभी प्रेजेंट में भी होता है। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, चाहे वो आप किसी भी रीजन से जाएं, चाहे आप सेटल डाउन होने जाएं या वर्क के काम से जाएं, आपको जॉब लेनी है, आपको घर चलाना है, आप किसी भी रीजन से जाएं, तो एक दूसरे के ट्रेडिशंस को आप शेप करते हो। आप जहां जाते हो वहां का आप पार्ट बन जाते हो और अपने साथ आप वहां पर कल्चर लेके जाते हो अपना। जैसे अगर नॉर्थ इंडियंस वाले साउथ इंडिया या साउथ इंडियन से जब वो मिलेंगे तो वहां नॉर्थ इंडियन वाले वहां पर अपना कल्चर लेके जाएंगे, और जब साउथ इंडियंस यहाँ आएंगे तो वो अपना कल्चर यहाँ पर साथ में लेके आएंगे, है ना। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का।
और साथ ही साथ जो हमारे नेबरहुड्स होते हैं ये भी तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम इनके साथ बैठते हैं, चीजें शेयर करते हैं, हम अपनी इनके जो लाइफ है वो सुनते हैं, इनके कस्टम्स पता चलते हैं, हमें ट्रेडिशंस पता चलते हैं। ये क्या है? ये डाइवर्सिटी ही तो है जो एक दूसरे के कल्चर को इन्फ्लुएंस भी करती है, शेप भी करती है। लेकिन इस डाइवर्सिटी में एक यूनिटी भी है। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है, देखिए जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करने आए थे तो लोग यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड से थे, सबका रिलीजन अलग था, सबका रीजन भी अलग था, है ना, सबके क्षेत्र अलग थे। लेकिन फिर भी फ्रीडम मूवमेंट में देखा गया कि हजारों की संख्या में लोग डिफरेंट बैकग्राउंड होने के बावजूद भी एक साथ लड़ रहे हैं इन लोगों से, एक साथ जेल भी गए, एक साथ ब्रिटिशर से वो लड़े भी। अब जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखी थी, पता है ना आपको कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखी थी इन्होंने, क्योंकि सब धर्म के लोग अलग थे तो ये चाहते थे धर्म में लोगों को बांट देंगे। लेकिन इसमें वो फेल हो गए थे क्योंकि सभी धर्म के लोग एक साथ मिल गए और इन्होंने सभी ने ब्रिटिशर से लड़ाई की, अगेंस्ट इनके खड़े हुए और सब एक साथ मिलकर खड़े हुए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सॉन्ग है ये दिखाया गया है कि ये जो सॉन्ग है ये कब गाया गया था। तो इसकी जो ये फर्स्ट लाइन है बस आप यही याद कर लेना, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, मतलब वो वाले दिन मत भूलो जब लोगों का खून बहाया गया था यहाँ पर। कौन सा दिन था? वो है जब जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ था, जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग और बच्चे मारे गए थे। और ये किसने किया था? ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ था अमृतसर में। तो इस की वजह से ये जो सॉन्ग है ये लिखा गया था, उसी दिन को याद करते हुए ये सॉन्ग लिखा गया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। इसमें इस बुक में इन्होंने क्या लिखा कि जो ये इंडियन यूनिटी है ये कहीं बाहर से इंपोज नहीं हुई है हम पे, किसी ने बाहर से दबाव नहीं डाला, बल्कि ये हमारे डीपर मतलब हमारे इनसाइड है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी बिलीफ, कस्टम, यहाँ पर वैरायटी ऑफ कस्टम, वैरायटी ऑफ बिलीफ है, वैरायटी ऑफ रिलीजन है, ये जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं इन सभी वैरायटी को हम एक्नॉलेज करते हैं और एनकरेज भी करते हैं। फिर इन्होंने एक फ्रेज को कॉइन किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्रेज है, ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये किसने कॉइन किया था? ये किया था नेहरू जी ने। और किस लिए कॉइन किया था? कि भारत जो है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो एक स्मॉल से फ्रेज से। ठीक है, मतलब जो हमारा भारत है, जो हमारी कंट्री है, आप उसको अगर डिस्क्राइब करो तो ये बोल सकते हो आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है इंडियाज नेशनल एंथम, जो है वो किसने कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इंडियाज नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट वो कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे